हेलो डियर स्टूडेंट्स, रोटेशनल मोशन चैप्टर की ये वीडियो नंबर 9 है और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की ये सेकंड वीडियो है। पिछली वीडियो में मैंने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट किया था और आपको समझाया था कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या सिग्निफिकेंस है और एक अकेले पार्टिकल के लिए और डिस्क्रीट मास सिस्टम जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बिखरे हों, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा और उस पर कुछ हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस भी देखे थे। अब आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में जो आगे हमें चीज पढ़नी है वो है कंटिन्यूअस मास सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसमें थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। अगर आप क्लास 11th में हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो ज्यादा संभावना इसी बात की है कि आपने इंटीग्रेशन अभी नहीं पढ़ा होगा। हम लोगों ने भी जब इस टॉपिक को पढ़ा था तो इंटीग्रेशन हमने नहीं पढ़ा था। वैसे तो हम लोग के टाइम में टीचर्स लोग इतना बताते भी नहीं थे, बट अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है। 99% आपको यहाँ फिजिक्स तो समझ में आएगी ही पूरी की पूरी, जो मैथमेटिक्स का पार्ट होगा वो भी आपको 99% समझ आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत एलिमेंट्री लेवल का इंटीग्रेशन यूज होना है, तो घबराना नहीं है। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ लेना तो एक बार दोबारा से आके इन वीडियोस को देख लेना, या फिर जो अगर आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स को भी पलट लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो पेशेंस रखो, हिम्मत रखो, हेडिंग डालो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। देखो ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। कंटिन्यूअस मास सिस्टम का मतलब ये होता है कि मास फैला ना हो कि m1 यहां, m2 यहां, m3 यहां, ऐसा नहीं। कंटिन्यूअस मास सिस्टम जैसे रॉड, जैसे कोई रेक्टेंगुलर लैमिना, जैसे रिंग, जैसे डिस्क, जैसे सिलेंडर, जैसा स्फीयर, जैसे कोन, ये सब कंटिन्यूअस मास सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। तो ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम है। ये ऐसे लीनियर ऑब्जेक्ट जैसे कि रॉड भी हो सकता है, कोई स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर या फिर इलिप्टिकल लैमिना भी हो सकता है, या फिर ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जैसे कि सिलेंडर, जैसे कि स्फीयर भी हो सकता है। अब अगर हमसे कहा जाए कि इस एक्सिस के अबाउट इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट करने की क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या लॉजिक लगाएंगे, उसको समझो पहले। मान लेते हैं यहां से r डिस्टेंस पे हमने एक छोटा सा एलिमेंटल मास कंसीडर किया। इस पूरे रिजिड बॉडी को हम ऐसे छोटे 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 कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर ये रिजिड बॉडी ऐसे रोटेट करेगी तो ये ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम लिख ही सकते हैं। पूरे रिजिड बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखा जाएगा, बट फिलहाल इस छोटे से एलिमेंटल मास का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम लिख ही सकते हैं। इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी छोटा सा होगा, उसको लिखेंगे डी। वो क्या होगा, dm इंटू आर स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है, सबसे पहला वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था कि कोई भी अगर m मास का पॉइंट हो, ये अगर किसी भी एक्सिस के अबाउट इस तरह से रिवॉल्व कर रहा हो और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस r हो, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आता है m r स्क्वायर। फिर हमने पढ़ा था कि अगर ढेर सारे पार्टिकल्स हों, इनके मासेस m1 m2 m3 डॉट डॉट mn हो, और इनकी दूरियां एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर r1 r2 r3 हो, तो इस पूरे सिस्टम का जो कि एक डिस्क्रीट मास सिस्टम है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे मिलता है, पहले वाले का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दूसरे वाले का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस डॉट 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 nth पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और सबको जोड़ते हैं तो ये आता है सिग्मा m r स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं है। यही चीज इसमें भी करेंगे। अगर इसको हम ऐसे छोटे छोटे कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ माने, तो पूरे रिजिड बॉडी का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा। अब यहां प्रॉब्लम ये है कि हमें इसमें नहीं पता कि कितने पार्टिकल्स हैं। इनफैक्ट इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो ऐसे केस में जो समेशन है वो ऑर्डिनरी समेशन नहीं होता, उसके लिए हमें मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन की टेक्निक यूज करनी पड़ती है। अब हम बोलेंगे कि पूरे रिजिड बॉडी का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा वो होगा इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर। इंटीग्रेशन का ये साइन है जो कि अंग्रेजी का अक्षर s है। s का मतलब होता है समेशन, यानी जोड़ना। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन के अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, इंटीग्रेशन के अपने फॉर्मूले हैं, तो इंटीग्रेशन जब यूज करेंगे तो ये पूरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे रिजिड बॉडी का निकल आएगा। इसमें यहां पर लिमिट लगानी होगी, इसको बोलेंगे लोअर लिमिट। यहां भी लिमिट लगानी होगी, इसको बोलेंगे अपर लिमिट। अब इंटीग्रेशन कैसे होगा वो एग्जांपल्स में देखेंगे। तो आप ये फिगर बनाओ
फिर उसके बाद ये सीधे सीधे फॉर्मूला लिखो, ये बेसिक फॉर्मूला है किसी भी 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल या 1 डायमेंशनल कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑब्जेक्ट का किसी भी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का यह फॉर्मूला है, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dm/r²। इसको याद रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है रॉड का। सबसे पहला हम लोग इसका एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन देखेंगे किसमें? रॉड के केस में। रॉड का भी केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस इस रॉड वाले एग्जाम्पल से पूछे गए, आने वाले टाइम में भी पूछे जाएंगे। देखो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, मास m, लेंथ l। किस एक्सिस के अबाउट हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहली ही वीडियो में बताया था कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से लिंक्ड होता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पूछा जाए या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बताया जाए तो एक्सिस हमें डिफाइन करनी ही करनी होगी। तो इस रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो एक्सिस समझो, एक्सिस कहां है? एक्सिस है एक इंड से पास होती हुई और रॉड के परपेंडिकुलर, एक इंड से पास होती हुई और इस रॉड के परपेंडिकुलर। अगर ये रॉड ऐसे मूव करे, दिख रहा है, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। मास कितना है? m। लेंथ पूरी कितनी है? l। तो ये पहला केस समझ आ रहा है आपको कि क्या हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। यूनिफॉर्म रॉड है, यानी रॉड में ऐसा नहीं कि मास किसी जगह ज्यादा है किसी जगह मास कम, ऐसा नहीं। यूनिफॉर्म रॉड है और एक इंड से पास होने वाली और रॉड के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हम इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब इसमें पहले जो भी हम लोगों ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें इसमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। अगर एकदम लाइफ का पहला एग्जांपल है ये तुम्हारे, तो बहुत ही ध्यान से देखना। क्या करेंगे? इस एक्सिस से x डिस्टेंस पे जाके इस रॉड का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा जिसका विड्थ मान लिया जाए कितना? dx, ये कंसिडर करते हैं। अगर ये बहुत छोटा सा टुकड़ा है, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल है, अनंत सूक्ष्म है, जितना आप सोच सकते हो उससे भी छोटा, सोचो जरा, इसका मास भी बहुत कम होगा ना। इसका मास कितना मान लिया जाए? dm मान लिया जाए। अब अगर ये रॉड ऐसे मूव करेगी तो ये जो dm मास है छोटा सा, वो ऐसे मोशन करेगा। पूरे रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो बाद में सोचेंगे, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम बता ही सकते हैं। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा सा होगा, उसको लिखेंगे di। ये आएगा dm इंटू एक्स स्क्वायर, इसमें कोई डाउट नहीं है। di इज इक्वल्स टू dm एक्स स्क्वायर। कोई भी छोटा सा पॉइंट मास जिसका मास m हो, dm हो, मास लिखते हैं इंटू एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस लिखते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, यही फॉर्मूला होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये देखो dm कैलकुलेट करना पड़ेगा। dm कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत आसान है। l लेंथ की रॉड का मास कितना है? m। यूनिट लेंथ की रॉड का मास कितना होगा? m/l। हेंस dx लेंथ की रॉड का मास कितना होगा? m/l इंटू dx। तो ये m/l इंटू dx, यही है हमारा क्या? dm। तो इस dm की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। तो di इज इक्वल्स टू हमें मिला m/l dx इंटू एक्स स्क्वायर। अब इस पूरे रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इस रॉड को आप ऐसे छोटे छोटे कई सारे एलिमेंटल मासेस से मिलकर बना हुआ मान सकते हो। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सबका समेशन करेंगे, जो कि एक ऑर्डिनरी सम नहीं होगा। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटीग्रेशन से। अब आप लिखोगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल रॉड विल बी इक्वल टू I इज इक्वल्स टू, इसी का पकड़कर क्या करना है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में m/l इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx ऐसे लिखते हैं। अब इसमें देखो लिमिट भी चढ़ानी है। इसमें x को जब हम 0 पुट करेंगे तो हम रहेंगे रॉड के इस एंड पे, और x इज इक्वल्स टू जब l पुट करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे रॉड के दूसरे एंड पे, यानी ये पूरा रॉड कवर हो जाएगा। जो पहली एलिमेंटल हमें ये मास मिलेगा उसके लिए x की वैल्यू कितनी होगी? 0, और जब सबसे कॉर्नर पे हमें छोटा सा ये dm मिलेगा उसके लिए x की वैल्यू कितनी होगी? l। तो फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो पूरा का पूरे रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला यूज होता है।
फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर n dx, ये आता है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। पावर को एक बढ़ाओ, नीचे भी वही चीज लिखो, प्लस वैसे तो c भी होता है, इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन में वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए उसको नहीं लिखा जाता। तो ये कितना आएगा, i इज इक्वल्स टू m/l, कांस्टेंट है, m कांस्टेंट, l कांस्टेंट, कांस्टेंट चीजों को डिफरेंशिएशन से भी बाहर निकालते हैं और इंटीग्रेशन से भी बाहर निकालते हैं। तो m/l बाहर आ गया, ये आएगा x टू द पावर 3/3। अब इसमें लोअर लिमिट है x इक्वल टू 0, अपर लिमिट है x इक्वल टू l। पहले इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस, फिर इसमें लोअर लिमिट पुट करते हैं। यही फंडा होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, इसको न्यूटन लिबनीज फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा, l³ माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा, 0। तो 0 वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, तो वैसे भी खत्म है। तो क्या आएगा, यहां ये आ जाएगा फाइनली i इज इक्वल्स टू m/l, यहां आएगा l³ माइनस 0। i इज इक्वल्स टू m/l, यहां बचा l³, l से l कैंसिल, फाइनली i आएगा ml²/3। ये है हमारा आंसर। अगर आप याद कर सको तो अच्छी बात है, नहीं भी याद अगर होता है तो कोई ऐसी विशेष प्रॉब्लम नहीं है। तो रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक इंड से गुजरने वाले और रॉड के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट कितना होता है, ml²/3। प्रोसेस समझ में आया? पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने बहुत धीरे धीरे आराम से बताया। अगर वीडियो की स्पीड आपको स्लो लग रही है, पहले से आपने ऐसा पढ़ा हुआ है, तो वीडियो की स्पीड को आप बढ़ा भी सकते हैं, 1.25 या फिर 1.5 पे सेट करके देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो, रॉड में बहुत तरह के वेरिएशंस भी पॉसिबल हैं। रॉड में बहुत तरह के वेरिएशंस भी पॉसिबल है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट, अब अगर ऐसा केस आपको दे दिया जाए, ये एक रॉड है, फिर से वही मास m है, लेंथ l है, इसके इस सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। देखो एक्सिस कई तरह की होती है। एक्सिस में एक सेंट्रल एक्सिस होती है, एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, एक ज्योमेट्रिकल एक्सिस होती है, एक इंक्लाइंड एक्सिस होती है, बहुत तरह की एक्सिस होती है। कोई भी एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही होगी उसको हम सेंट्रल एक्सिस बोलेंगे। कोई भी एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही है और लेंथ या फिर सरफेस एरिया उसके परपेंडिकुलर है, जो भी प्लेन है उस ऑब्जेक्ट का, अगर उसके परपेंडिकुलर है तो उसको ज्योमेट्रिकल एक्सिस बोलते हैं, और अगर तिरछी कोई एक्सिस है तो उसको इंक्लाइंड एक्सिस बोलते हैं। तो ये एक तरह से ज्योमेट्रिकल एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट अगर हमें इस रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो तो फिर कुछ लोग इसमें इंटीग्रेशन चालू कर देंगे। यहां से x डिस्टेंस पे फिर वैसे ही dx लेंगे, फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे, लिमिट लगाएंगे। यहां से x डिस्टेंस पे आपने फिर से एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट लिया dx विड्थ का dm, फिर वैसा ही सॉल्व करेंगे, बस चेंज आएगा लिमिट का। अब की बार इसमें लिमिट यहां से यहां तक पुट करेंगे। इस डायरेक्शन में आप आ रहे हैं, कहां तक जाएंगे, l/2 तक, तो -l/2 से +l/2 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। सॉल्व करने पे आएगा ml²/12, जहां l इसकी रॉड की लेंथ है। बट मैं आपको यहां पे ये बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि हमेशा हर क्वेश्चन में, हर सिचुएशन में हमें इंटीग्रेट ही करना पड़े। हम किसी भी क्वेश्चन को अगर बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जबरदस्ती के इंटीग्रेशन का भी यूज नहीं करना चाहिए। मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं बिना इंटीग्रेशन के। अब बिना इंटीग्रेशन के ये कैसे सॉल्व होगा, उसके लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है। क्या समझना है? तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो हम लोगों ने ml²/3 निकाला था, उसके बाद आप एक IMP नोट डालो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। देखो इंपॉर्टेंट नोट क्या है, सपोज ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बहुत ही ध्यान से देखना। ये क्या है? ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, और सपोज एक ये ऑब्जेक्ट है। ये एक दूसरी रिजिड बॉडी है, एक दूसरी रिजिड बॉडी है, एक तीसरी रिजिड बॉडी है। इसका सपोज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है I1, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट है I2, और इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है I3।
अब अगर इस पूरे रिजिड बॉडी का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछें तो पूरे रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई ऑफ द होल बॉडी विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड हो, सर्टेन हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के अगर जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो इस पूरी रिजिड बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाएगा। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पूरे चैप्टर भर आपको याद रखना है। इसका जबरदस्त एप्लीकेशन आप मेरे आने वाली कुछ वीडियोस में देखेंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स केसेस में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। अब देखो इसी लॉजिक का यूज करते हैं। जबरदस्ती का इंटीग्रेशन करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप चाहे तो -L/2 से +L/2 तक इंटीग्रेट कर सकते हो, बट देखो ध्यान से, अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि ये एक रॉड है, इसका एक्सेस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। ये मास m, लेंथ l। इस रॉड को क्या एक आधा इधर का रॉड और एक आधा इधर का रॉड इससे मिलकर बना हुआ माना जा सकता है? बिल्कुल माना जा सकता है। सोचो जरा, इस वाले पार्ट का मास कितना होगा? m/2। लेंथ कितना होगा? l/2। इस वाले पार्ट का भी मास m/2 और लेंथ l/2। तो सोचो जरा, इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो सेम होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन चीजों पे निर्भर करता है? 3 चीजों पे, मास पे, डायमेंशन पे और मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। दोनों पार्ट का मास सेम सेम, लेंथ सेम सेम और मास डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम सेम। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ दें, ऐड कर दें, तो हमें इस पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल रॉड विल बी इक्वल टू, अगर इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चलो I1 लिख दें, इसको I2 लिख दें, हालांकि आएगा सेम, तो ये आएगा I1 प्लस I2। अब इसमें I1 को ध्यान से देखो, ये केस अभी तो पढ़े हो कि अगर कोई रॉड हो जिसका मास m हो, लेंथ l हो, तो एक एंड से होकर गुजरने वाली और लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिलता है वो होता है ml²/3। यही फॉर्मूला यहां यूज करेंगे। तो मास की जगह ध्यान देना, मास m नहीं है, m/2 है। फिर l² में l/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, प्लस वैसे ही इसका लिखेंगे, सेम आएगा m/2 l/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व करो, कितना आएगा ये? 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणे 2 8, गुणे 3 24। ये आएगा ml²/24, प्लस ये भी वही आएगा ml²/24। ऐड करेंगे, फाइनली आएगा ml²/12। क्या इंटीग्रेशन करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। वैसे चाहो तो इंटीग्रेशन करके भी सॉल्व कर सकते हो, यही आंसर आएगा ml²/12। बट मेरा कहना यही है कि जब इसको पढ़ने और सिंपल एप्लीकेशन से ही हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो हम बेवजह इंटीग्रेशन क्यों करें? तो ये भी फिगर बना लेना और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेना। ये एक तरह से फॉर्मूला है, ये याद रहना चाहिए। ये एक तरह से क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो किसी भी रॉड का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, सेंट्रल ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आता है ml²/12। किनारे की किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ml²/3। दोनों में से कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है? ml²/12 है, वहां ml²/3 है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। तो मैंने बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों ज्यादा हो जा रहा है, क्योंकि जब एक्सिस कॉर्नर से पास होगी तो मैक्सिमम जो मास है वो ज्यादा दूरी पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसलिए इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जा रहा है। और सेंटर से अगर एक्सिस पास होगी तो ml²/12 आएगा। ये इतनी कहानी क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, एकदम आराम से पढ़ेंगे, बट जो भी पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे। मुझसे पढ़ने के लिए थोड़ा पेशेंस तो आपको चाहिए ही। अब देखो इस रॉड में और क्या वैरायटी पॉसिबल है। रॉड को अगर टेढ़ा कर दें तो सपोज रॉड ऐसे हो जाए, फिर से वही मास m, लेंथ है, ये है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर इसके अबाउट ये रॉड घूमे, ये एंगल गिवन है क्वेश्चन में अल्फा मान लो, थीटा मान लो, कुछ भी मान लो। इस केस में अब इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है।
तो ये सिंपल तरीके से नहीं होगा, इसमें दोबारा से इंटीग्रेशन करना होगा। तो अच्छी बात है, देखते हैं दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा। अब क्या करेंगे, फिर से यहां से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा इसका टुकड़ा कंसीडर करेंगे जिसकी विड्थ कितनी ले ली जाए, dx। छोटा पार्ट है इसलिए इसका मास भी छोटा सा होगा, dm। अगर ये रॉड ऐसे टेढ़े हैं और इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, तो ये ऐसे करेगा सर्कुलर मोशन। इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ये होगी, ये कितनी होगी, ये है x, ये है अल्फा, x cos अल्फा, ये आएगा x sin अल्फा। तो ये डिस्टेंस अगर हम r बोले तो ये आएगा x sin अल्फा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर से वही काम करेंगे कि भाई l लेंथ का मास m है, यूनिट लेंथ का मास m बाई l, तो dx लेंथ का मास m बाई l इंटू dx, यही होगा हमारा dm। अब इस पूरे रॉड को छोड़ो, पूरा रॉड गया तेल लेने, ये जो छोटा पार्ट है इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम बता ही सकते हैं। ये क्या होगा, ये भी छोटा सा होगा, di इज इक्वल्स टू dm इंटू आर स्क्वायर। di इज इक्वल्स टू dm की वैल्यू पुट कर देते हैं m बाई एल इंटू डी एक्स, और आर स्क्वायर की भी अगर वैल्यू पुट कर दें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहां छोटे से di से अगर पूरे रॉड का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हम बोलेंगे पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इज इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन पहले तो चाहे तो आप di भी लिख सकते हो, और फिर di में di की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो m बाई एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। इसमें भी हमें लिमिट चढ़ानी होगी। लिमिट कैसे लगाएंगे, x की वैल्यू जब 0 लेंगे तो यहां पे होंगे, और x की वैल्यू जब एक्सटेंड करके कहां पे पहुंचेंगे, l पे, तो रॉड के दूसरे वाले एंड पे पहुंच जाएंगे। तो इसकी लिमिट कहां से कहां तक सेट होगी, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक। अब इसमें इसको सॉल्व करते हैं। I इज इक्वल्स टू जो भी कांस्टेंट दिखे उसको बाहर निकाल लो, m कांस्टेंट, l कांस्टेंट, और ये अल्फा भी कांस्टेंट। चाहे एलिमेंट हम यहां लें, चाहे यहां लें, चाहे यहां लें, उसका जो अल्फा है वो सेम होगा। तो m बाई एल इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, ये गया बाहर, इंटीग्रेशन बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l। ये पिछला वाला ही आ रहा है क्या, देखो तो पिछला वाला ही आ रहा है ना, तो डायरेक्ट लिख दें, समझ जाओगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर 3 बाई 3, फिर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। फाइनली इसकी वैल्यू आएगी I इज इक्वल्स टू m बाई एल इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, और यहां अपर लिमिट पुट करने पे आएगा l क्यूब बाई 3 माइनस 0। कोई डाउट नहीं है इसमें, एक l से एक l भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली ये आएगा m l स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इंटीग्रेशन कर लोगे ना, पिछले वाला ही है। अगर ये फॉर्मूला सही है, चेक भी कर सकते हो कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है। इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, फिगर कैसा बनेगा, अगर अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो ये रॉड हो जाएगी सीधी, और रॉड की पोजीशन ऐसी हो जाएगी। और ऐसे पोजीशन में अभी हम लोगों ने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, देखते हैं इससे भी वही मिलता है या नहीं। अगर अल्फा की वैल्यू आप 90 पुट करोगे, साइन 90 की वैल्यू 1, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा m l स्क्वायर बाई 3, और यही तो होता है एक इंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये पर्टिकुलर केस भी आपको क्लियर हो गया कि रॉड को अगर टेढ़ा कर दिया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें और क्या वैरायटी पॉसिबल हो सकती है। पढ़ते समय दिमाग को एक्टिव रख के दौड़ाया करो। दिमाग के जो गधे हैं ना, उनको दौड़ाओ, सोचो और इसमें क्या वैरायटी पॉसिबल हो सकती है। ये नहीं कि टीचर वन वे कम्युनिकेशन में जो घुसा रहा है आपके दिमाग में, आप उसको एज इट इज रिसीव कर रहे हो, नहीं, ये काम नहीं करना है। अब मान लो अगर ऐसा केस आ जाए, फिर से एक यूनिफॉर्म रॉड है, मास m है, लेंथ l है। अब की बार एक्सिस सेंट्रल पॉइंट से पास हो रही है, आधा पार्ट रॉड का इधर, आधा पार्ट रॉड का इधर, इसमें कोई डाउट नहीं है।
फिर से ये एंगल अल्फा, तो नो डाउट ये एंगल भी वही बनेगा अल्फा। अब अगर ये फिर रॉड ऐसे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। रॉड की पोजीशन ऐसे, एक्सिस ऐसे, ये ऐसे रोटेट कर रहा है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कैसा कैलकुलेट करेंगे? फिर कुछ गधे इसमें करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन नहीं करना, जबरदस्ती इंटीग्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं करना। अभी हम लोगों ने इस वाले पार्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। अच्छा सोचो जरा, एक्सिस के अबाउट रॉड चाहे इस पोजीशन में रखी या एक्सिस के अबाउट रॉड चाहे इस पोजीशन में रखी हो, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा या अलग अलग होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीन चीजों पे ही डिपेंड करता है, मास पे, डायमेंशन पे और मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे। दोनों फिगर्स को ध्यान से देखो, रॉड सेम है, अगर सिर्फ ऐसे ओरिएंटेशन उसका चेंज करके रखा गया है। तो इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन देखो, एक इंड यहां पे है और ऐसे ये वाला इंड यहां पे है, ठीक वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन इसमें भी तो है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में मिलेगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में भी मिलेगा। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस नीचे वाले पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं I1 और ऊपर वाले पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं I2। तो क्या ये कहा जा सकता है कि पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1 प्लस I2? इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये भी समझ गए हो कि ये और ये सेम ही है, इसको भी I0 मान लेते हैं, इसको भी I0 मान लेते हैं। तो टोटल रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये आएगा 2 टाइम्स I0। अब कॉन्सेंट्रेट करो कि I0 कैसे लिखेंगे। I0 के लिए अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था, कितना आया था? आया था ml स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। पर ध्यान देना, यहां पूरे रॉड का मास m है, तो इस वाले पार्ट का जो मास है वो m/2 होगा और जो लेंथ है वो भी l/2 होगी। तो फॉर्मूला तो यही यूज करेंगे, बट मास और लेंथ को चेंज करना पड़ेगा। तो आएगा ये m/2 l/2 का स्क्वायर बाई 3 और इंटू अल्फा तो सेम ही है, साइन स्क्वायर अल्फा। आई ऑफ द होल रॉड अबाउट द गिवन एक्सिस विल बी इक्वल टू, कितना हो जाएगा ये? 1 2 से इस 2 को उड़ा दें, ये आएगा ml स्क्वायर बाई 12 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। इसको भी आप चेक कर सकते हो। अगेन इसमें अगर आप इफ अल्फा इज इक्वल टू कितना पुट कर दिया जाए, 90 डिग्री, फिगर कैसा बनेगा? फिगर में रॉड हो जाएगी सीधी और एक्सिस यहां से पास होगी, और अल्फा इज इक्वल टू अगर आप इसमें 90 डिग्री पुट करोगे तो आपको आई मिलेगा ml स्क्वायर बाई 12। और यही तो होता है इस रॉड का, अगर रॉड में एक्सिस कहां से पास हो रही हो, सेंटर से, और रॉड के परपेंडिकुलर हो, तो रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो यही होता है, ml स्क्वायर बाई 12। तो ये केस भी क्लियर हो गया। अब इसमें और भी केसेस अगर बनते हैं, बन ही सकते हैं, तो उसके लिए फिलहाल इसमें हम 1 2 थ्योरम जब और पढ़ लेंगे, जिसमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो फिर कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अभी आज के इस वीडियो में थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस की बात नहीं होने वाली है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर आपने कहा था कि सोचो, तो मैं अब सोच रहा हूं कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि एक रॉड ये हो और एक रॉड यहां पे ऐसे वेल्ड कर दिया जाए इसके साथ, और इस एक्सिस के अबाउट बोला जाए कि भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? या फिर ऐसा कुछ केस हो, इस केस में अगर इस पॉइंट के अबाउट इस पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर सेम लेंथ और मास की रॉड को इस तरह से ज्वाइन करके ऐसा स्वास्तिक चिन्ह वाला स्ट्रक्चर बनाया जाए और इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, तब कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे? तो इन केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस जब पढ़ लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन भी ऐसे सॉल्व होंगे, 10 सेकेंड मैक्सिमम 15 सेकेंड। तो अभी थोड़ा थामो, थोड़ा वेट करो, थोड़ा सब्र रखो। एक क्वेश्चन दे दें होमवर्क में दे दें क्वेश्चन। होमवर्क में क्वेश्चन ले लीजिए। क्या है क्वेश्चन? ये एक रॉड है और एक ये रॉड है।
ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस रॉड का मास m, लेंथ l, इस रॉड का मास 2m, लेंथ 2l। ये है म्यूचुअली दोनों रॉड एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये एंगल गिवन है 30 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल तो पता ही चल गया, ये एंगल होगा 60 डिग्री। बस आप इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद अगर हो सके तो कमेंट में बताना कि सर मैंने सॉल्व किया था और हल कर लिया मैंने फाइनली और ये आंसर है। कर लोगे सॉल्व? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, जोड़ देंगे तो ये जो भी L बनाया गया है इन रॉड से उसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ml²/3 sin² अल्फा। और इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे, मास बदल जाएगा, लेंथ बदल जाएगा और ये एंगल बदल जाएगा। आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। रॉड की कहानी अच्छे से मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। रॉड की कहानी खत्म। वेरी गुड, मजा आ रहा है पढ़ने में। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। रिंग का मास m है, रेडियस r है। अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल एक्सिस बोले तो सेंटर से पास होगी और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। देखो रिंग को ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बनाएंगे तो फिर एक्सिस नहीं बन पाएगी, एक्सिस तो अब ऐसे होगी। और अगर रिंग को हम थोड़ा ऐसे करके बनाते हैं तो फिर आपको देखने में वो रिंग नहीं दिखेगा, वो ऐसा इलिप्स दिखेगा। बट आई होप आप समझ रहे होगे, ये रिंग है और ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। मास है m, रेडियस है r। क्या ये डिस्क्रीट मास सिस्टम है? नहीं। किस तरह का मास सिस्टम है? कंटिन्यूअस मास सिस्टम। क्या करना पड़ेगा इसमें? इंटीग्रेशन। वैसे इसको भी बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व किया जा सकता है बेसिक तरीके से। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इस रिंग को ऐसे छोटे छोटे कई सारे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ मान लेते हैं। इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? r। इसकी डिस्टेंस इसकी भी r होगी। यहां कोई टुकड़ा लेंगे वो भी r डिस्टेंस पे होगा। इसका मास मान लेते हैं dm, ये भी dm, ये भी dm। क्यों भाई, ऐसा कर सकते हैं। एक छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? di इज इक्वल्स टू dm इंटू r²। पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, dm इंटू r²। r² कांस्टेंट है, ले लिया बाहर, इंटीग्रेशन dm मिला। इस चीज को इंटीग्रेशन से करने की वजह ऐसे भी सोचा जा सकता है कि इस वाले पार्ट का, इस वाले टुकड़े का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होगा dm या m1 मान लो, m1 मान लो। इसका मास m1, इसका मास m2, इसका मास m3। इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r², इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 r² प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m3 r² प्लस सो ऑन। पता नहीं कितने पार्टिकल्स होंगे सबको, लेकिन अगर हम जोड़ दें तो इस पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मिल ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर इसको हम ऐड करेंगे तो इसमें r² होगा कांस्टेंट, हमें मिलेगा क्या? m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट जहां तक भी जाए। तो अगर m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट सारे इस तरह के एलिमेंटल पार्टिकल्स को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा इस रिंग का मास। तो ये चीज जो है वो होगी कैपिटल M। तो I इज इक्वल टू में मिलेगा mr², यही होता है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां भी करोगे तो इंटीग्रेशन dm मींस व्हाट? इंटीग्रेशन यानी समेशन किसका? dm का। तो अगर dm 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 करके इस तरह से सारे एलिमेंटल मासेस को हम जोड़े तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा? रिंग का मास। वो कितना है? m। तो ये है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। I इज इक्वल्स टू व्हाट? mr²। याद रहेगा? याद करना पड़ेगा, इस पे क्वेश्चंस बनेंगे, तो जब तक ये याद नहीं रहेगा फॉर्मूला आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो दिमाग में अपने कॉपी पेस्ट करो। कोई भी रिंग जिसका मास m है, जिसका रेडियस r है, इसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होता है? mr²। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो इसमें भी कई तरह की वैरायटी पॉसिबल है। अगर इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछा जाए इस डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट बताओ। सेंट्रल एक्सिस है बट ज्योमेट्रिकल एक्सिस नहीं है। ज्योमेट्रिकल एक्सिस इसको बोलेंगे,
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक थ्योरम लगेगा, उस थ्योरम को बोलते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस। वो जब आप पढ़ लोगे तो आप ऐसे सॉल्व करोगे इसको, 5 सेकंड में आपकी नजर पड़ेगी, आप आंसर बता दोगे। तो अभी फिलहाल ऐसे अगर दिमाग में प्रश्न उठ रहे हो तो उसको थोड़ा थामो, इसको सॉल्व कर लेंगे 1-2 वीडियो के बाद, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंटीग्रेशन जबरदस्ती नहीं करना, जहां लगेगा कि हाँ इंटीग्रेशन के बिना काम नहीं चल पाएगा वहीं इंटीग्रेशन करेंगे, नहीं तो ज्यादा अगर हीरो बनना इंटीग्रेशन में, आपको लगता है कि बहुत आप इंटीग्रेशन में एकदम चैंपियन हो, तो लो एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। ये एक इलिप्स है, इलिप्स समझते हो, एक वायर लो, तार, और उसको इलिप्स के फॉर्म में मोड़ दो। ये है सेमी मेजर एक्सिस, इसकी लेंथ है a, ये है सेमी माइनर एक्सिस, इसकी लेंथ है b। इसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना। खुद कैलकुलेट ना कर पाओ तो जिनसे भी पढ़ते हो उनसे पूछना, देखो क्या जवाब देते हैं, कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालते हैं। इसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, निकल जाएगा तो कमेंट में भी करके बताना, और निपट जाओगे तो भी बताना कि सर बहुत पसीने पसीने हो गए लेकिन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल नहीं पाए। लेकिन इसमें दूसरे तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। देखो क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है, अभी हमने क्या पढ़ा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बहुत बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। अभी हमने क्या पढ़ा, रिंग जिसका मास m हो, रेडियस r हो, इस ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाता है, कुछ डिफिकल्ट केसेस में जहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का यूज होगा, तो जरूरी नहीं कि आपसे एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवाया जाए। ऐसा भी पूछा सकता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा होगी या इस पर्टिकुलर वैल्यू से कम होगी। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या है, एलिप्स, इसमें सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ है a, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और ये उसका आधा, उसका लेंथ है a। इसमें फिर से एक्सिस इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, जो एक्सिस है वो कैसी है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस, यानी इसके सेंटर से पास होगी और प्लेन के कैसी होगी, परपेंडिकुलर। कह रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ऑप्शन ए ma², ऑप्शन बी 1.2 ma², ऑप्शन सी 1.5 ma², ऑप्शन डी 4 ma², ऑप्शन ई 2 ma², ऑप्शन एफ 0.6 ma²। इस तरह से मान लो ऑप्शन दे दिए जाए आपको। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलिप्स का या एलिप्टिकल शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है, मैंने अभी दिया था आपको। अब इसमें देखो लॉजिक लगाते हैं, अगर ये ऐसे a रेडियस की सर्कुलर शेप में होती है वायर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ma²। यहां फॉर्मूला है, अभी पढ़ा भी था हमने, डिराइव भी किया था। बट ध्यान से देखो, ये है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पार्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन के और नजदीक आ गया, ये पार्ट यहां आ गया, ये पार्ट यहां आ गया, ये पार्ट यहां बने आ गया, तभी तो ये जो रिंग है वो इलिप्स के फॉर्म में आएगी। तो अगर मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास आ जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, और अगर मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा दूरी पर फैल जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। तो यहां अगर ये रिंग के फॉर्म में होता तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma² आता, बट यहां सिंस ये इतना पार्ट और पास आ गया, ये इतना पार्ट भी और पास आ गया, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी होगा ma² से कम ही होगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है। इसमें देखो जितने भी ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इन सभी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma² से ज्यादा है, और ये सारे के सारे आंसर्स हो ही नहीं सकते। तो एक ही ऑप्शन बचता है क्या, 0.6 ma²। कैसे कैलकुलेट हुआ नहीं पता, बट आएगा इन ऑप्शंस में से 0.6 ma²। ऐसा क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। उसके बाद देखो इसी में और क्या पूछा जा सकता था, इसी में और क्या पूछा जा सकता था। मान लीजिए आपसे कहा जाए
कि एक रिंग है इलिप्टिकल शेप की, ये जो लेंथ है वो है a और ये जो लेंथ है वो है b। अब कहा जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ क्या होगा। चार ऑप्शन दे दिए जाएं, मैं चार ऑप्शन लिख नहीं रहा हूं, उसमें से एक ऑप्शन देखो क्या है, m b स्क्वायर बाई 12 और लेस देन एम बी स्क्वायर और लेस देन एम ए स्क्वायर। एक ऑप्शन ये है, चलो एक और ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन बी है एम ए स्क्वायर इज लेस देन आई इज लेस देन एम बी स्क्वायर। ऑप्शन सी 2mb स्क्वायर इज लेस देन आई इज लेस देन एम ए स्क्वायर। इस तरह से मान लो चार ऑप्शन दे दिए जाए। ऑप्शन डी नन, या दो ही ऑप्शन दे देते, दो ऑप्शन से ही आपको समझ आ जाएगा। सोचो जरा इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यह है इलिप्स, यह है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है कि किस पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा और किस पर्टिकुलर वैल्यू से कम पॉसिबल है उसकी। सोचो जरा, अगर ये लेंथ कितनी है b, ये लेंथ कितनी है a, अगर ये इलिप्स b रेडियस के सर्कल के फॉर्म में होता, ये वाला पार्ट और चपटा हो जाता, परफेक्ट सर्किल बन जाता, रेडियस कितनी आती b, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता? तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम बी स्क्वायर। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होता है। बट सिंस इसमें ये पार्ट इतना दूर, ये पार्ट इतना दूर, ये पार्ट इतना दूर, ये इतना दूर, ये इतना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा दूरी पर सेपरेटेड हो गए हैं, इसलिए मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा दूरी पर फैल गया, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी आएगा वो एम बी स्क्वायर से ज्यादा होगा। और फिर वैसे ही अगर इसको a रेडियस का सर्कल माने तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिलता एम ए स्क्वायर। बट यहां सिंस ये सारे मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास आ गए हैं, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी होगा एम ए स्क्वायर से छोटा होगा, यानी एम बी स्क्वायर से ज्यादा और एम ए स्क्वायर से छोटा। ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी फ्यूचर में बनाया जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप क्लियर हुआ होगा कि इसमें कैसा लॉजिक लग रहा है। रिंग की कहानी भी क्लियर। अब इस रिंग में देखो, अगर कहीं कटिंग फटिंग कर दी जाए तो कटिंग करने पे भी आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखो। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक रिंग है, इसका मास है m, रेडियस है r। इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है m r स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर इस रिंग को आधा काट दिया जाए, अब बचा ये सेमी सर्कुलर रिंग। अब कहा जाएगी भाई इस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस वैसे ही है, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बताओ। इसका भी मास गिवन है m, रेडियस गिवन है r। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजीली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट होगा। कैसे? अगर ऐसा ही एक वायर इधर भी बना दिया जाए तो सर्किल हो जाएगा कंप्लीट। ठीक वैसा ही वायर इधर भी बनाएंगे तो उसका भी मास m होगा, रेडियस r होगी। तो हम बोल सकते हैं पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू इस सेमी सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं I नॉट, प्लस इस वाले सेमी सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी सेम ही होगा, I नॉट मान लेते हैं। और यही I नॉट हमें कैलकुलेट करना है। पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मास हो जाएगा m प्लस m 2m और रेडियस तो r ही रहेगी, r का स्क्वायर। ये क्या होगा? I नॉट प्लस I नॉट यानी 2I नॉट। 2 से 2 कैंसिल, फाइनली I नॉट की जो वैल्यू आएगी वो होगी m r स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से कंक्लूजन निकलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से कंक्लूजन निकलता है। क्या कंक्लूजन निकलता है? बहुत ही ध्यान से सुनना। किसी भी अगर रेगुलर शेप के ऑब्जेक्ट को हम बीच से काट दें या फर्दर एक बार और काट दें तो आप इसके फॉर्मूले को देखो और इसके फॉर्मूले को देखो। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यही m r स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वही आ रहा है, यानी फॉर्मूले का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता। बट m की जगह क्या होगा? इस पूरे रिंग के मास की जगह अब अगर इसको आधे पार्ट में काट दिया जाएगा तो इस आधे पार्ट का मास रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में m ही दिया था इसलिए फॉर्मूला भी सेम आ रहा है। तो अगर किसी भी रेगुलर शेप के ऑब्जेक्ट को बीच से काट दिया जाए
तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है वो एज इट इज रहता है, बस मास अब उस पार्ट का मास पुट करेंगे। इस चीज को आगे भी मैं डिटेल में बार बार तब तक समझाऊंगा तब तक कि एकदम अच्छे से आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। ये पार्ट समझ में आया कैसे सॉल्व किया हमने? इस वाले पार्ट के इक्वल एक पार्ट इधर मान लिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलकर बना किसका? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस वाले पार्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। पुट करके आराम से एक पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो रिंग की भी कहानी मेरे ख्याल से क्लियर। इसके भी और एग्जांपल्स देखेंगे, ढेरों एग्जांपल्स देखेंगे आगे। अब बात करते हैं डिस्क की, और आज की क्लास में ये डिस्क अपना आखिरी टॉपिक है। डिस्क के बाद बची हुई चीजों को फिर अगले वीडियो में देखेंगे। तो अब हमें क्या पढ़ना है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। डिस्क का सबसे अच्छा एग्जांपल है 1 रुपए का सिक्का। रिंग का एग्जांपल चूड़ी। डिस्क का देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट कैसे कैलकुलेट करेंगे। यह है हमारा डिस्क। डिस्क है तो बीच में भी मटेरियल होगा। इस एक्सिस के अबाउट हमें इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। रेडियस कितना मान लिया जाए? r। मास कितना ले लिया जाए? m। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें हमें फिर से इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। फिर इसमें क्या किया जाए? सेंटर से ऐसे ही x डिस्टेंस आगे जाते हैं और एक एलिमेंटल रिंग लेते हैं। क्या लेंगे? एलिमेंटल रिंग। तो रिंग लेंगे आप तो इस रिंग का पतला सा विड्थ भी मिलेगा। इस विड्थ को मान लिया जाए dx। विड्थ कितनी हो गई? dx। यहां एलिमेंटल मास नहीं लिया गया है, क्या लिया गया है? एलिमेंटल रिंग। सोचो जरा इस डिस्क को ऐसे छोटे 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 कई सारे रिंग से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। तो अगर हम एक रिंग का, ये जो एलिमेंटल रिंग हमने लिया है, अगर हम इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिख पाए तो उसी को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो उन सारे रिंग से मिलकर बने डिस्क का हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। अब इसमें देखो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका मास मान लिया जाए कितना? इस रिंग का dm। अब इस dm को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? रॉड वाले केस में L लेंथ में मास डिस्ट्रीब्यूटेड था, यहां इस पूरे एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? एरिया में। तो जब भी एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिट एरिया में जितना भी मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। ये होता है मास पर यूनिट एरिया। जैसे इसका पूरा एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। इस पाई आर स्क्वायर एरिया में कितना मास फैला हुआ है? m। यूनिट एरिया में कितना मास होगा? m बाई पाई आर स्क्वायर। इसी को बोलते हैं सिग्मा। कोई पूछ दे कि सिग्मा की यूनिट बताओ तो होगा केजी पर मीटर स्क्वायर। यह है यूनिट एरिया पे मास। अब ये जो आपने एलिमेंटल रिंग काटा है, इस एलिमेंटल रिंग को गौर से देखो, ध्यान से देखो। इसको ऐसे काटो और सीधा कर दो, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसका रेडियस कितना था? x। किसी भी सर्कल को खोलोगे तो सरकमफ्रेंस की टोटल लेंथ कितनी मिलेगी? 2 पाई x। और ये इसकी विड्थ कितनी है? dx। ये पूरा एरिया बता सकते हो? ये पूरा एरिया आएगा 2 पाई x इंटू dx। तो पाई आर स्क्वायर का मास m है, यूनिट एरिया का मास इतना हुआ, इसलिए 2 पाई x। लाइट ही चली गई थी, अभी वापस से लाइट आई है। तो दोबारा से यहां देखते हैं, हमें इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमने x डिस्टेंस पे dx विड्थ की एक एलिमेंटल रिंग कंसिडर करी। ये जो रिंग है इसका रेडियस कितना है? x। इसकी जो विड्थ है वो कितनी है? वो है dx। अगर इसको ऐसे काट के खोल दें तो ये एक बहुत ही थिन रेक्टेंगल के शेप का हमें मिलेगा। ये जो लेंथ होगी वो होगी 2 पाई x और ये जो विड्थ है ये होगी dx। तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा 2 पाई x dx। अब ध्यान से देखो, इस पूरे पाई आर स्क्वायर एरिया का मास है m।
यूनिट एरिया का मास कितना होगा, m बाई पाई आर स्क्वायर। और एक नई चीज सीखी हमने कि यूनिट एरिया में जितना मास फैला होता है उसे ही हम सिग्मा बोलते हैं, एरिया पर यूनिट मास, मास पर यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया का मास इतना है तो 2 पाई एक्स डी एक्स, यानी इतने एरिया में कितना मास होगा, यानी इस एलिमेंटल रिंग का मास कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये कितना आएगा, ये आएगा m डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स, और यही होगा इस एलिमेंटल रिंग का मास, दैट इज dm। चाहे तो पाई से पाई को उड़ाया भी जा सकता है, बट फिलहाल छोड़ देते हैं। अब देखो कॉन्सेंट्रेट करते हैं पूरे डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे नहीं, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसका कैलकुलेट किया जाए, इस एलिमेंटल रिंग का। तो इस एलिमेंटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए रिंग वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सिर्फ इस एलिमेंटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, di इज इक्वल्स टू dm, यानी इस एलिमेंटल रिंग का मास इंटू इसका रेडियस विच इज x का स्क्वायर। di इज इक्वल्स टू, dm की वैल्यू रखी जाए, dm की वैल्यू है m बाई पाई आर स्क्वायर 2 पाई x dx इंटू एक्स स्क्वायर। एक पाई से पाई कैंसिल, डी आई इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 2m बाई आर स्क्वायर और x क्यूब डी एक्स। इस पर कोई डाउट नहीं है। अब यहां के बाद हम बोलेंगे हेंस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल डिस्क। पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी आई, यानी इंटीग्रेशन 2m बाई आर स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स, और इसमें हमें लिमिट भी लगानी होगी। सोचो जरा, जब x इक्वल टू 0 होगा तो सबसे पहली रिंग हमें मिलेगी, या x इक्वल टू 0 यानी सेंटर से लेके एकदम यहां तक हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो x इक्वल टू 0 दैट इज सेंटर से कहां तक जाएंगे, x इक्वल टू r तक। ये पूरी डिस्क की रेडियस कितनी है, r। तो सबसे बाहरी वाला छल्ला, तो सबसे बाहरी वाला आपको रिंग मिलेगा, वो कहां मिलेगा, x इक्वल टू r डिस्टेंस पे। तो सेंटर वाले पॉइंट से एकदम बाहर वाले पॉइंट तक इसको इंटीग्रेट करेंगे पकड़ के, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू r। अब देखो ये इंटीग्रेशन करना बहुत ही सिंपल है। इसमें 2m बाई आर स्क्वायर ये है कांस्टेंट, इसको निकाल लेते हैं बाहर। कांस्टेंट क्वांटिटीज को डिफरेंशिएशन में या फिर इंटीग्रेशन में बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज इक्वल्स टू 2m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ गया बाहर। फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, x क्यूब है, पावर 1 बढ़ाएंगे और वही चीज नीचे लिखेंगे। तो ये आएगा x टू द पावर 4 बाई 4, लोअर लिमिट है x इक्वल टू 0 टू अपर लिमिट है x इक्वल टू r। I इज इक्वल्स टू 2m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, अपर लिमिट पुट करेंगे r टू द पावर 4 बाई 4 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0। आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 भी 2 बार में कैंसिल होगा। फाइनली ये आएगा m आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। किसी डिस्क का जिसका मास m हो, रेडियस r हो, उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिलता है वो होता है mr स्क्वायर बाई 2। अब इसमें नीचे एक नोट डालो, ये नोट मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, बट वंस अगेन सिंस वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए दोबारा से आपको समझना चाहिए, दोबारा से आपको लिखना चाहिए। देखो ये है रिंग, मास m, रेडियस r, ये है इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस। इसके अबाउट अभी हम लोगों ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, प्रूफ किया था, ये आया था m r स्क्वायर। ये है डिस्क, इसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट अगर मास m हो, रेडियस r हो, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल रहा है m r स्क्वायर बाई 2। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों का मास सेम होते हुए भी, रेडियस सेम होते हुए भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों में मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। इसमें मास बीच में भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, यहां भी है। इसमें पूरा मास बीच में नहीं है, उठ के चला गया कहां, सरकमफ्रेंस पे। तो सिंस इसमें मास ज्यादा दूरी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी होगा डिस्क से ज्यादा होगा। और आप देख सकते हो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसका आधा है, या उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका जस्ट डबल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लेना कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसका मास
एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्क की अपेक्षा ज्यादा दूरी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क में, इसको आराम से आप, अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, तो घर पे बैठ के सॉल्व करना। फिर अगली वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से अगली वीडियो की शुरुआत करेंगे। देखो ये एक फिर से डिस्क है, बट ये एक एनुलर डिस्क है। इस तरह के डिस्क को क्या बोलते हैं? दिस इज एनुलर डिस्क। इसका भी मास m है, इनर रेडियस है r1, आउटर रेडियस है r2। ये है r1, ये है r2। इसमें ये पार्ट ऐसा है जिसमें मटेरियल है, और बीच वाला पार्ट कैसा है? बीच वाला पार्ट है खाली। ये है इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी के अबाउट हमें इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन एनुलर डिस्क अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन with and without इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का यूज करके भी सॉल्व करना है और इंटीग्रेशन का यूज किए बिना भी सॉल्व करना है। तो लगाना दिमाग। मास m है, इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है। बिना इंटीग्रेशन के भी सॉल्व करना है और इंटीग्रेशन के साथ भी सॉल्व करना है। इसका आंसर दे दें। इसका आंसर आएगा I इज इक्वल्स टू m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करना। अगली वीडियो में इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन के साथ भी सॉल्व करेंगे और बिना इंटीग्रेशन के भी सॉल्व करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना।